हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में हम सप्लाई से संबंधित वेरियस कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है तो आप सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं कि सप्लाई क्या होती है, पूर्ति क्या होती है। थॉमस के अकॉर्डिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल in a given market at a given time at various prices। सप्लाई क्या होती है? गुड्स की जो क्वांटिटी ऑफर की जाती है सेल के लिए, बेचने के लिए किसी मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस पर, तो वो कहलाएगा सप्लाई। किसी वस्तु की जितनी मात्रा ऑफर की जा रही है सेल के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस, वो कहलाएगा सप्लाई, पूर्ति। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग हैं, उनके मीनिंग समझ लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी इंटेंडेड टू बी सोल्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए, वो कहलाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए, वो कहलाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। और सप्लाई क्या है? डिफरेंट प्राइसेस पर, वेरियस प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए, वो कहलाएगी सप्लाई। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कहलाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, और वेरियस जो हमारे कॉम्बिनेशन है वेरियस प्राइसेस पर वेरियस क्वांटिटी के जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएंगे सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जितनी भी मात्रा उस कमोडिटी की प्रोड्यूसर के पास बेचने के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो सभी क्या कहलाएगा? वो सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो कहलाएगी स्टॉक। लेकिन स्टॉक एंड सप्लाई सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जितना प्रोड्यूसर के पास स्टॉक है वो सारा का सारा बेच भी सकता है और नहीं भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सप्लाई एंड स्टॉक आर नॉट सिमिलर। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद अब हम बात करेंगे सप्लाई शेड्यूल की एंड सप्लाई कर्व की। पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की और फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल की एंड देन कर्व्स की बात करेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज डिफाइंड एज अ टेबल which shows quantities of a given commodity which an individual producer will supply at all possible prices at a given time। जब हम different prices and quantity के combination को जो एक individual firm या producer ऑफर कर रही है, एक individual firm या producer ऑफर कर रहा है वस्तु की मात्रा at different prices, अगर उसको हम एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ऐसा शेड्यूल, ऐसी टेबल जो एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को दिखा रहा है। उसके बाद मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जितनी भी हम फर्म्स अज्यूम कर रहे हैं, अगर हम दो फर्म्स अज्यूम कर रहे हैं तो दोनों फर्म्स का जो क्वांटिटीज का जोड़ है डिफरेंट प्राइस लेवल पर, अगर उसको हम एक टेबल की फॉर्म में दिखा रहे हैं वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ऐसी टेबल जिसमें हम मार्केट की सप्लाई की बात करते हैं कि पूरी मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सेल के लिए उपलब्ध है, सभी फर्म्स की जो क्वांटिटी है उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा मार्केट सप्लाई। अब अगर जो हमने टेबल की बात की है उनको डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं तो वो हमारा कहलाएगा कर्व। पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करेंगे, फिर मार्केट सप्लाई कर्व की। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कितना ऑफर कर रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रही है डिफरेंट प्राइसेस पर, 5, 10, 15, 20 इन डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रही है वो कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। एक इंडिविजुअल फर्म के डिफरेंट
प्राइसेस एंड क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ में दिखा देते हैं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व जब हम दोनों फर्म्स को, जो हमने अज्यूम की हैं कि मार्केट में दो ही फर्म्स हैं, उनके सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टली जोड़ देते हैं तो वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। ये देखिए डिफरेंट प्राइसेस हैं और उन पे ए फर्म कितनी सप्लाई जो है वो ऑफर कर रही है, यहाँ पर बी फर्म की सप्लाई है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इनका हॉरिजॉन्टल समेशन कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाते हैं मार्केट सप्लाई कर्व के पॉइंट्स, और उनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। देखिए 10 रुपीज जब है प्राइस, तो ए फर्म 10 यूनिट्स और बी फर्म 5 यूनिट्स ऑफर कर रही है, तो टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई होगी? जब प्राइस 10 रुपीज है तो मार्केट की सप्लाई कितनी होगी? 15, 10 + 5। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ये। उसके बाद हम सप्लाई फंक्शन की बात कर लेते हैं, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई किन किन कारकों से प्रभावित हो रही है या किन किन वेरिएबल्स से प्रभावित हो रही है। सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई फंक्शन क्या है कि सप्लाई किन किन डिटर्मिनेंट्स का फंक्शन है, सप्लाई किन किन कारकों से प्रभावित हो रही है। सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट है किन पे? इन सभी कारकों पे। यहाँ पे जीएफ है गोल ऑफ द फर्म के लिए, पी है प्रोडक्ट्स ओन प्राइस के लिए, आई है इनपुट के प्राइस के लिए, टी फॉर टेक्नोलॉजी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रभावित करते हैं सप्लाई को। पहला है गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है वो प्रभावित करेगा कि सप्लाई कितनी होगी। अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर जो क्वांटिटी ऑफर की जाएगी वो कम ऑफर की जाएगी, और अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो क्वांटिटी ज्यादा ऑफर की जाएगी। देखिए अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं तो किसी गिवन प्राइस पर कम क्वांटिटी ऑफर की जाएगी सेल के लिए, और अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव या जो गोल है वो सेल्स मैक्सिमाइज करने का है तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफर की जाएगी। सेकंड है प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर उस वस्तु की बनने में जो लागतें आ रही हैं वो, और जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, तो किसी वस्तु के प्राइस और उसकी जो पूर्ति की जा रही है मात्रा, उसमें सीधा संबंध होता है। टोटल सप्लाई एक्सपेंस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स के प्राइस में किस प्रकार के चेंजेस हों तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इनपुट्स के प्राइस राइज हो रहे हैं तो कॉस्ट, उत्पादन की जो लागतें हैं वो बढ़ेंगी तो लाभ घटेंगे, प्रॉफिट्स घटेंगे, और जब प्रॉफिट्स घटते हैं तो कम सप्लाई की जाती है। और इसका विपरीत, अगर इनपुट के प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो लागतें कम होंगी तो प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी। अभी इसके बाद है फोर्थ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट अगर हो रही है, जो तरीका है हमारा उत्पादन करने का वो अगर बेहतर हो रहा है और उससे लागतें कम हो रही है तो प्रॉफिट्स अधिक होंगे तो जो सप्लाई है वो भी अधिक होगी। प्रॉफिट्स अधिक होंगे और सप्लाई भी अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनके प्राइस में किस प्रकार का चेंज आ रहा है। अगर दो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं और उनमें से अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे दूसरे गुड की सप्लाई डिक्रीज होगी।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, वीट एंड कॉर्न का एग्जाम्पल है। अगर वीट का प्राइस राइज हो रहा है तो वीट की सप्लाई बढ़ेगी, कॉर्न की सप्लाई घटेगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जैसे कार एंड पेट्रोल, तो एक का प्राइस बढ़ने पर दोनों की सप्लाई जो है वो बढ़ती है। दोनों की सप्लाई जो है इससे बढ़ेगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो। फिर नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की है? अगर प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो वो सप्लाई को बढ़ा देंगे करंट टाइम पीरियड में। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस अधिक होने वाला है तो वो अभी जो करंट में जितनी सप्लाई है उसको कम कर देगा और फ्यूचर में बढ़ा देगा। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट कोटा एंड टैरिफ, ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, उनको अगर कम कर देती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और दूसरा टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस को प्रोड्यूसर एक प्रकार की कोस्ट के जैसे समझते हैं, तो टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेंगी तो प्रॉफिट्स कम होते हैं और सप्लाई कम होगी। और अगर फर्म को सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी से क्या होती है, सप्लाई एनकरेज होती है और अधिक सप्लाई होती है। टैक्सेस से घटती है और सब्सिडी से बढ़ती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मूवमेंट एक सप्लाई कर्व पे क्या होता है, या मूवमेंट से हमें क्या पता चलता है, या तो एक्सटेंशन हो रहा है सप्लाई में या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और एक हमारा आता है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। पहले हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि एक ही सप्लाई कर्व पे लेफ्ट या राइट मूवमेंट होने से क्या असर हो रहा है। और जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हम प्राइस के अलावा बाकी जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन सबको कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। सप्लाई एक्सटेंड्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और प्राइस कम होने पर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसके साथ हमने महत्वपूर्ण बात क्या है कि बाकी जो हमारे अदर थिंग्स, जो अदर फैक्टर्स हैं, वो सभी कांस्टेंट रहते हैं। तब इस प्रकार का रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी इंक्रीज होती है। राइज इन प्राइस से क्या होगा, राइज इन सप्लाई। तो ये कहलाएगा एक्सटेंशन, ये कहलाएगा एक्सटेंशन। देखिए प्राइस जब राइज हो रहा है तो जो क्वांटिटी है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस एक है तो क्वांटिटी एक है, प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 5 है। तो ए से बी बिंदु पर जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है ए से बी बिंदु तक। और फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग है जब प्राइस में कमी हो तो क्वांटिटी में भी कमी आती है। और साथ ही साथ क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सभी जो हमारे कारक हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, केवल और केवल प्राइस का इफेक्ट है, तो प्राइस कम होने पर क्वांटिटी जो ऑफर की जा रही है सेल के लिए वो भी कम होती है। तो ये क्या कहलाएगा, फॉल इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। फॉल इन प्राइस की वजह से जब फॉल इन सप्लाई हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जब हम ए से बी बिंदु तक जा रहे हैं, पहले प्राइस अधिक है, क्वांटिटी भी अधिक है, प्राइस अगर कम हो जाता है तो क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो ए से बी बिंदु पर जो मूवमेंट है वो क्या कहला रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये तो जब हम एक ही सप्लाई कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उससे हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मूवमेंट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर शिफ्ट को समझना है तो अब देखिए, अब हम प्राइस को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे कि प्राइस में कोई अंतर नहीं आ रहा है, और बाकी जो सभी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज अगर आता है तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट या लेफ्ट की तरफ।
उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज है, ये शिफ्ट कहलाते हैं। और इससे पहले हमने बात की है मूवमेंट की। शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई का क्या कहलाएंगे, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, जब हमारा सप्लाई का राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो क्या दिखाता है कि ज्यादा सप्लाई की जा रही है सेम प्राइस पर, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं सेम सप्लाई की जा रही है कम प्राइस पर, तो वो कहलाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। अगर आपको दोनों साथ में नहीं समझ आ रहे हैं तो इतना समझ लीजिए, जब ज्यादा सप्लाई की जाती है सेम प्राइस पर, प्राइस कांस्टेंट और सप्लाई अधिक, तो वो कहलाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। ये यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हुआ है। या तो सेम प्राइस पे अधिक सप्लाई हो या लेस प्राइस पर सेम सप्लाई हो। अभी मैं आगे आपको डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब हम शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्राइस कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं और बाकी जो सभी डिटर्मिनेंट्स हैं वो वेरिएबल हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, अगर सप्लाई कर्व में राइट की तरफ शिफ्ट आता है, राइट की तरफ शिफ्ट आता है तो वो क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई को। यहाँ पर हमारा प्राइस है, क्वांटिटी है, ए बी हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है। अगर देखिए यहाँ पे 3 जब प्राइस है तो 3 क्वांटिटी ऑफर हो रही है। अगर इसी सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी अगर ऑफर हो, 4 अगर ऑफर हो, तो वो क्या कहलाएगा, इस सप्लाई कर्व में क्या है, ये इंक्रीज है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये शिफ्ट है राइट की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। ये तो हमने देखा कि कांस्टेंट प्राइस पर जब अधिक सप्लाई की जाती है या कम प्राइस पर सेम क्वांटिटी ऑफर की जाती है। देखिए जो जी पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, जब प्राइस कम है 3 से, तो 2 रुपए जब है तो क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो या तो कांस्टेंट प्राइस पर अधिक सप्लाई या कम प्राइस पर कांस्टेंट सप्लाई, तो वो हमारे जो राइट की तरफ शिफ्ट है डिमांड सप्लाई कर्व में उसको दिखा रहा है। ये इंक्रीज इन सप्लाई है। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, अगर सेम प्राइस पर कम सप्लाई की जाती है या अधिक प्राइस पर सेम सप्लाई की जाती है, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स में या वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, या जब हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो क्या दिखाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो कहलाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए, या तो सेम प्राइस पर हमारी कम सप्लाई है, या सेम सप्लाई जो 3 पहले थी ए बी सप्लाई का पे, उतनी ही सप्लाई अधिक कीमत पर दी जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, जो सी डी पर पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज इन सप्लाई को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा था शिफ्ट। अभी तक हमने स्टॉक का मीनिंग समझा, सप्लाई का मीनिंग समझा, क्वांटिटी सप्लाइड का मीनिंग समझा, फिर हमने सप्लाई शेड्यूल्स एंड सप्लाई कर्व्स की बात करी, फिर हमने सप्लाई फंक्शन की बात करी कि सप्लाई किन किन कारकों से प्रभावित होती है, उसके बाद हमने मूवमेंट इन सप्लाई की बात की, उसके बाद हमने शिफ्ट्स इन सप्लाई की बात की। ये यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है कि राइट की तरफ अगर शिफ्ट है सप्लाई कर्व में तो वो इंक्रीज को दिखा रहा है, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है तो वो डिक्रीज को दिखा रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ तक हमारा जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सप्लाई से वो हमने डिस्कस किए हैं। लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।